Hello everyone, welcome to channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं। केमिस्ट्री की क्लास की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री की क्लास मैं 137 कर रही हूँ। अब इससे पहले जो हम लोग ने केमिस्ट्री की क्लास की थी वो 136 ऑलरेडी कवर अप कर लिया है एंड होपफुली विल कवर अप मोर टॉपिक्स इन रिलेटेड टू दिस क्लास ओनली. सो इन द टुडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट द गैस लॉस जो आपके हैं, आपका बॉयल्स लॉ है, उसके बाद आपका चार्ल्स लॉ है, रिस्पेक्टिवली जितने भी लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. गे लुसाक लॉ है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में ही. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. Now starting with the gases law. Gas law होता क्या है basically, that you have to understand. Then after that उसके जो सब laws and gas laws related to the gas law that we'll discuss here in this class only. What is gas law? Gas law, the first reliable measurement on properties of gas was made by the Anglo-Irish scientist Robert Boyles in 1662. तो गैस लॉ के रिलेटेड जो पहला एक वैसे तो मेजरमेंट्स बहुत सारे लोगों ने दिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में बहुत से लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले भी, बट एक जो रिलायबल, जो एक सफिशेंट, जो एक्चुअली गैस लॉ को या गैस को प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था एक रिलायबल वे में, तो वो आपके एंग्लो एरिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल. उन्होंने 1662 में दिया था फर्स्ट टाइम. The law which he formulated is known as Boyle's law. जो लॉ उन्होंने बताया था, क्योंकि इनका नाम रॉबर्ट बॉयल था, तो उस लॉ को उन्होंने फॉर्मुलेट किया था in the form of Boyle's law. Later on, attempts to fly in air with the help of the hot air balloon motivated Jacobs Charles and Joseph Louis Gay-Lussac and to discover the additional gases law. Contribution from the Avogadro and the other provided lots of information gases state. तो बेसिकली क्या था, पहले सबसे पहले तो रॉबर्ट बॉयल्स ने 1662 में प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में बताया था. उसके बाद क्या हुआ कि जो कि उन्होंने लॉ बताया था तो उन्होंने उसे बॉयल्स लॉ बता दिया था. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि हॉट एयर बलून में जो फ्लाई होता है, तो उस हिसाब से जब उसमें बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, जिसमें से जैक्यूस चार्ल्स थे तो उन्होंने अपना चार्ल्स लॉ दिया था. फिर जैकब लुइस गेलुसाक थे तो उन्होंने गेलुसाक लॉ दिया था. उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ एडिशनल बताया जो गैस लॉ से रिलेटेड था. उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था गैस लॉ के रेफरेंस में, एवोगेड्रो, और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी गैसियस स्टेट के बारे में, तो वो भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. इसी वजह से चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac law and your this is that Gay-Lussac law, तो बहुत सारे लॉज हैं जो आपके गैस लॉज के अंदर आ गए. तो ना पहला, क्योंकि चार्ल्स बॉयल्स लॉ ने बताया था, रॉबर्ट बॉयल्स ने डिस्कवर किया था अबाउट द गैसेस लॉ, सो विल डिस्कस द फर्स्ट, उनका ही लॉ पढ़ूंगी, दैट इज जो बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ जो उन्होंने बताया था, दैट इज रेफरेंस टू द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप को बताया था in Boyle's law. So the law Boyle's law stands for reference to the pressure and volume relationship. So with reference to the Boyle's law we have here is, on the basis of his experiment, Robert Boyle reached to the conclusion that, तो क्योंकि बॉयल्स लॉ है तो इसका मतलब है रॉबर्ट बॉयल्स ने ही ये डिस्कवर किया था. उन्होंने कंक्लूजन, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया था विद रेफरेंस टू द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला उसने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है आपका, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम के रेफरेंस में बताया था, उन्होंने बोला अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो होगा अमाउंट का, प्रेशर का मतलब है जो नंबर ऑफ मोल्स उनके होंगे, वो गैसेस के वैरी करेंगे. और वैरी किस तरह से करेंगे? वो इन्वर्सली विद इट्स वॉल्यूम होगा. अगर प्रेशर आपका ज़्यादा है तो आपका वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा. उस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उन्होंने बताया था. दिस इज नोन एज, इसी को ही हम बॉयल्स लॉ कहते हैं. तो व्हाट इफ समवन आस्क यू अबाउट रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ, यू कैन जस्ट डिफाइन, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद इट्स वॉल्यूम. ओके.
उसी को ही बॉयल्स लॉ बोलते हैं। तो अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इट मीन्स आपका वॉल्यूम घटेगा, अगर प्रेशर डाउन होगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। दिस इज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तभी ऐसा होगा कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। P इक्वल्स टू, अगर मैं P की वैल्यू निकालूंगी दैट इज P इक्वल्स टू K, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटा है तो इसके जगह पे ये K कांस्टेंट आया है। P equals to K 1 upon V. This will be the conclusion what the Boyle's law has we found out. Where K1, this is a K1 is your this constant, where K1 is proportionality constant, तो ये proportionality हटाया साइन, तो इस वजह से ये proportionality K1 जो है वो proportionality constant है। The value of K1 depends upon the amount of gas, और जो ये K1 constant जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी क्या प्रोपोर्शनलिटी है गैस की। Temperature of a gas and the units in which P and V are expressed. तो temperature of gas का किस तरह से represent करेगा, that is PV, क्योंकि P ये जब इधर डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये है एक्चुअली ये 1/V ये आपका लिखा हुआ रिप्रेजेंटेड। हमें अगर K1 की वैल्यू चाहिए तो ये भी डिवाइड में है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो इट मीन्स K1 इक्वल्स टू PV, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो वही लिखा है PV इक्वल्स टू K1, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। और ये जो K1 है आपका, दिस इज नोन एज योर proportionality constant. Okay, I think that is much very clear. Now moving on with the next, that we have reference to this only. Here you can see that related to the Boyle's law here, it means that at a constant temperature, एक constant temperature पे ये बताता है आपका Boyle's law, product of pressure and volume of a fixed amount of gas is constant. तो basically जो product होगा आपका एक constant temperature पे pressure का और volume का, वो आपका constant होगा। ओके, जो कि हमने K1 को constant बोला था तो वही उन्होंने बोला है। If a fixed amount of gas at a constant temperature T occupying volume V1 and pressure P1 undergoes the experiment so that the volume of become V2 and a pressure become a P2, then according to the Boyle's law, अब बोला गया अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे आपका है, तो वो अगर V1 वॉल्यूम पे P1 प्रेशर ले रहा है और एक्सपेरिमेंट में, और अगर V2 वॉल्यूम है तो P2 आपका ले रहा है, तो देन अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या इक्वेशन रहेगी, तो दैट विल बी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि PV इक्वल्स टू K1 कांस्टेंट है। सो PV इक्वल्स टू K1 है, तो वो P1 और V1, क्योंकि P दो आपके, एक प्रेशर है और एक आपका ये प्रेशर है, एक आपका वॉल्यूम है, एक V2 वॉल्यूम है, तो ये दोनों ही जो है वो इक्वल होंगे किसके, कांस्टेंट के। वो K1 भी हो सकता है, K2 भी हो सकता है। अब इसके बाद हम अगर प्रेशर को साथ में लेना चाहें तो P1 क्योंकि यहाँ पे था और V1 यहाँ पे था, P2 यहाँ पे है और V2 यहाँ पे है, तो P1 के साथ हमें P2 चाहिए, इसका मतलब है P1 अपॉन P2 हो जाएगा इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला गया है, ये हमने इसको यहाँ पे डाला है और इसको यहाँ पे डाला है, तो P1 अपॉन P2 and V2 अपॉन V1 that is equals to constant here. Now as you can see here, this is a diagram, this is a graph where we will discuss related to the Boyle's law here, and as you can see this there is a pressure versus your volume is represented by the that is a dm cube, and our pressure is represented by the bar here. तो यहाँ पे एक पहला ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो आपका 200 केल्विन पे मेजर किया गया है कि प्रेशर कैसे कैसे जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर जो है वो आपका कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है। And with reference to the second graph here, this you can see that at 400 Kelvin पे ये हो रहा है change, and at your this you can see that 800 Kelvin पे हो रहा है। This is of a graph of pressure versus volume of a gas of a different temperature, that the graph will be shown in the form of the in the conclusion of the Boyle's law here. Now there is another graph related to the Boyle's law, as you can see here. This is also pressure versus volume here. Okay, so here as you can see this is a temperature 1, this is temperature 2, this is temperature 3. At temperature 1, the graph of pressure of a gas, that pressure versus 1 upon V is here,
here. At temperature T1 the graph will be the straight line graph, and the T2 at the same that it has a straight line graph, and at T3 that is also at the same straight line graph. Here is that the two graphs are represented in the form of the Boyle's law here. Now moving on with the next, that we have reference to this only the gases law, the Boyle's law, the Charles law, as well as the Gay-Lussac law that we have here is. So two conventional ways of graphical presenting the Boyle's law, where the first graph of the that equilibrium at different temperatures that has been represented here. The values of Q1 for each case is in the different, because for each of the mass gas it varies only with its temperature only. Each curve corresponding to the different constant temperature is known as the isotherm constant temperature plot that we had done here. तो बेसिकली हर एक अगर मैं दो कन्वेंशनल वे की बात करती हूँ जो कि ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा और एक कर्व्ड दिखा, तो वो बॉयल्स लॉ के रेफरेंस में ही है. पहला वाला जो ग्राफ था जो कि कर्व्ड वाला था, ओके, दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर 800 केल्विन, 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन पे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे था, जिसमें K1 की जो वैल्यू थी वो एक कर्व शो कर रही थी, क्योंकि और हर एक कर्व जो था वो डिफरेंट था, क्योंकि उनके पास गिवन ऑफ मास जो गैसेस थे वो वैरी कर रहे थे विद इट्स टेम्परेचर. बट जो कर्व आपका करस्पॉन्ड करता है डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर को, उसी को ही हम आइसोथर्म कहते हैं. ओके, एंड दैट इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ द हायर द कर्व करस्पॉन्डिंग टू द हायर टेम्परेचर, जितना ज़्यादा कर्व हायर होता उतना ज़्यादा आपका हायर टेम्परेचर था. इट शुड बी नोटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल्स इफ द प्रेशर इज हाफ. अगर प्रेशर हाफ है तो आपका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा, ये आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा. Effect of pressure volume is so it that you had noted about that अब प्रेशर अगर हाफ है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम जो है वो आपका डबल हो जाता है गैस का. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम इज 0. अब हम इफेक्ट्स देखेंगे कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट हो रहा है जब वॉल्यूम 0.09 मोल इनवर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 300 केल्विन हियर. Okay, that what we will see here, and the following table to see that thing that we have a following table here, so that we can make a conclusion here, that we can go through with the conclusion here, that what we had discussed related to the Boyle's law here. Here you can see that these were the given pressure by 10 to the power 4 Pascal. यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है by 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब. यहाँ पे दिया है 1 upon वॉल्यूम मीटर माइनस क्यूब, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे दिया है PV upon 10 to the power 2 Pascal मीटर क्यूब. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रेशर के हिसाब से वॉल्यूम का क्या रेफरेंस चेंज हो रहा है, देन ऑफ कोर्स द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम what it shows, and PV that is of constant by 10 to the power 2 पास्कल मीटर क्यूब. क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, जब प्रेशर 2.0 है तो वॉल्यूम आपका 112.0 है, 1 अपॉन वॉल्यूम आपका 8.90 है, और पीवी अपॉन 10 बाई 2 पावर 2 इज 22.40. जब आपका प्रेशर 2.5 है, 0.5 बढ़ा तो 89.2 देखने को मिला, 11.2 दैट यू हैड सीन, 22.30. जब आपका 10 और चेंज हुआ, 1 चेंज होने के बाद 3.5 बना प्रेशर, तो 3.5 पे आपका 64.2 बना, 15.6 एंड 22.7 है 47. देन उसके बाद आपका चेंज हुआ, दैट इज ऑफ 4 हेयर, एंड फिर 56.3, 17.7 एंड 22.50 हेयर. देन इसके बाद 6 बना, दैट इज ऑफ 37.4, 26.7 एंड 22.44. फिर 8 जब आया तो 28.1, 35.6 एंड 22.48. उसके बाद जब 10 हुआ तो फिर 22 पॉइंट वॉल्यूम आपका 22.4 हो गया, 44.6 आपका 1 बाय वॉल्यूम 4 वॉल्यूम हो गया, एंड 22.40 जो है वो आपका पीवी बाय 10 टू पावर 2 हो गया. तो दिस इज अ टेबल इन द फॉर्म ऑफ वे विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एंड पीवी अपॉन दैट इज योर pressure volume upon 10 to the power 2, that what we had discussed here in the following table, and find the conclusion related to the Boyle's law as well. So the graph representing a P and O 1 upon V, that is the second graph we are talking about,
इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ ओरिजिन, तो ओरिजिन से वो स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है। हाउ एट हाई प्रेशर, जब आपका प्रेशर हाई होता है, गैस डेविएट्स फ्रॉम द बॉयल्स लॉ एंड अंडर द सच कंडीशन अ स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द ग्राफ। तो क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस जो है वो डिविएट करती है बॉयल्स लॉ में, तब उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन जो आपका दिख रहा है सेकेंड ग्राफ में, वो ऑब्टेन्ड नहीं होता ग्राफ के रेफरेंस में। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव विद रेफरेंस टू दिस लॉज, वी हैव experiments of Boyle's law in a quantitative manner prove that the gases are highly compressible because when a given mass of a gas is compressed, कि बोला गया है कि अगर एक्सपेरिमेंट जो हम बॉयल्स लॉ की देखते हैं तो क्वांटिटेटिवली मैनर में अगर हम देखेंगे तो गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि जब कोई गैस जो मास होता है जो गैस का, उसे हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड। हम उनका नहीं कर सकते, लिक्विड का भी कंप्रेस कर सकते हैं बट एक लिमिट तक कर सकते हैं, बट सॉलिड को ऑफ कोर्स कंप्रेस नहीं कर सकते एट ऑफ डिमांड ऑफ अर्स, बट गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई अ स्मॉलर स्पेस, और सेम नंबर ऑफ जो आपका ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है स्पेस, अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे तो वो स्मॉलर स्पेस को लेगा। दिस मीन्स दैट द गैसेस बिकम्स डेमर एट अ हाई प्रेशर होगा तो ऑब्वियस सी बात है गैसेस जो है वो आपकी डेंसर होती चली जाएंगी। अ रिलेशनशिप कैन ऑब्टेन बिटवीन द डेंसिटी एंड प्रेशर, एक रिलेशनशिप ऑब्टेन होता है डेंसिटी और प्रेशर के बीच में जब हम गैस के रेफरेंस में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉयल्स लॉ। बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, डी इज रिलेटेड टू द मास एंड द वॉल्यूम, बाय द रिलेशन, अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला बात करते हैं, बाय डेफिनेशन बात करते हैं, तो हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पता है, डी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज यू कैन से दैट density equals to mass upon volume. This is the formula of density. Many of you know about this. If we put a value of a v in this equation of Boyle's law equation, we obtain the relationship. अगर इसमें हम v की value put करते हैं तो that is mass upon density of course, तो d equals to m, that is k1 and p that is of k dash p, क्योंकि इन सबको हमने ये जो m upon k1 है, m upon k1, दिस वी हैड थिंक ऑफ इट k1 k डैश, तो इसके जगह पे m अपन k1 के जगह पे हमने k डैश डाला है, where k dash p will be the d equals to k dash p. You can just write it down simply, otherwise you can write mass upon k1 p, and otherwise you will write k dash p. This shows that the constant temperature of pressure is directly proportional. या आप बता सकते हैं constant temperature पे, having a constant temperature you can just write it down here. कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। अगर डेंसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर डेंसिटी कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा। अब फिक्स्ड मास ऑफ गैस, एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस में जिसमें गैस में वेरिएशंस नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहे। Now we deal with one question, one important question related to NCERT that we have here is, and even though important for the CBSE board as well. A balloon is filled with hydrogen at room temperature. एक balloon है जिसमें हाइड्रोजन गैस ये जो है वो फिल्ड है, हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर पे ही। इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, अगर प्रेशर जो है वो 0.2 बार दिया है, अगर प्रेशर 0.2 बार से ज़्यादा बढ़ा तो वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इफ एट 1 बार pressure the gas occupies 2.27 liter of volume, up to what volume can the balloon की भी expanded। तो बेसिकली उन्होंने बोला है अगर 0.2 बार से ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो बर्स्ट हो जाएगा बलून, बट अगर 1 बार प्रेशर की बात करते हैं तो वो 2.27 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपको बताना कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है वो बलून एक्सपांड होने के लिए। तो सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, P1 इक्वल्स V1 इक्वल्स टू P2 एंड V2। ये बॉयल्स लॉ का इक्वेशन है जो कि मैंने आपको बताया था, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इफ P1 इज 1 बार, अगर P1 प्रेशर जो पहला 1 है दैट इज 1 बार, तो V1 जो होगा वो 2.27 होगा। तो प्रेशर अगर ये आपका P1 है तो ये V1 होगा, दिस इज फॉर श्योर दैट व्हाट वी हैड रिटन हियर। अगर P2 0.2 बार है जो कि उन्होंने बोला था, तो दैट V2 क्योंकि हमको पता नहीं है तो दैट इज P1 V1 अपॉन P2 V2। इट मीन्स क्योंकि हमें फॉर्मूला था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि हमें V2 पता नहीं है तो ये P2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसीलिए P1 V1 अपॉन P2 ये वाला फॉर्मूला बना है। V2 निकालने के लिए P1 में पता है 1 बार है,
V1 हमें पता है 2.27 है, P2 जो हमें वो पता है 0.2 बार है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है। इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल व्हाट विल वी गेट हियर इज 11.35 लीटर। अब यहाँ पे पॉइंट डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ेगा, यहाँ से एक हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, एक एक जीरो तो कैंसिल कर देगा, ये 20 हो जाएगा और ये 227 हो जाएगा। इसको क्लियर करेंगे जब हम तो 11 पॉइंट यार दिस विल बिकम एज 35 लीटर, दिस विल बी द V2 here. Since the balloon burst at 0.2 bar pressure, the volume of the balloon should be less than 11 point. तो वॉल्यूम ऑफ बलून जो होगा V2 के लिए that can exist is 11.35 लीटर, इससे कमी होगा तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज बर्स्ट कर देगा। This is related to the Boyle's law here. Now we'll discuss the second law, that will be the Charles law. Charles law is related to the temperature and volume relationship. जो आपका Charles law है वो आपका temperature और volume के relationship पे डिस्कस करता है, and what it stands for is the Charles and Gay-Lussac performed several experiments on the gases independently to improve upon hot air balloon technology. तो चार्ल्स और गे लुसैक दोनों ने ही several experiments किए थे on the basis of the gas independent, दोनों ने अलग ही अलग गैस लॉ के ऊपर डिपेंड ये किया था related to the temperature volume as well as related to the hot air balloon technology के ऊपर कि उसको थोड़ा improve करा जा सके। with reference to that, their investigation showed that for a fixed mass of gas at a constant pressure, volume of a gas increases on increases temperature and decreases on cooling. तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं So where their investigation showed that for a fixed mass of gas at constant pressure, volume of gases increase temperature and decreases on cooling. तो बेसिकली क्या होता है उनकी इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए किया था कि जहाँ पे उन्होंने प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया था, बॉयल्स लॉ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था, और वॉल्यूम ऑफ जो गैस है वो इंक्रीज कर रही थी जब ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, और जब डिक्रीज कर रही थी जब वो कूलिंग जा रहा था, इट मीन्स टेम्परेचर भी कम हो रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला था, उसमें उन्होंने टेम्परेचर को बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट किया था, इन्होंने यहाँ पे जो चार्ल्स लॉ है उन्होंने चार्ल्स ने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट किया था, और टेम्परेचर के रेफरेंस में वॉल्यूम को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब आप वॉल्यूम इंक्रीज तब हो रहा है जब इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, और जब डिक्रीज हो रहा है तब आपका कूलिंग जा रहा है, या फिर कह सकते हो टेम्परेचर आपका कम हो रहा है। They found that for each degree rise in temperature, volume of gas increased by 1 upon 273.15 of the original volume of a gas at 0 degree. तो बेसिकली उन्होंने ये देखा कि जब आपका 1 डिग्री राइज तब कर रहा है, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आपका ऑलरेडी जो वॉल्यूम है गैस का वो भी इंक्रीज कर रहा है, बट वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 1/273.15 of the original value of the gas at 0 degree here. Thus, if a volume of a gas at 0 degree at T degree Celsius here, तो जब उन्होंने देखा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है 0 डिग्री पे ऐसे ओरिजिनल उसकी इंक्रीज कर रही है, जो उसका वहाँ पे मेजरमेंट लिया था,
अगर वॉल्यूम आपका 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी T डिग्री सेल्सियस होगा। और जो वॉल्यूम आपका है, वॉल्यूम जो आपका ओरिजिनल था वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वी टी रिस्पेक्टिवली, दैट वी टी इक्वल्स टू वी ओ प्लस टी अपॉन 273.15 ऑफ वी ओ। एंड दैट वी टी क्योंकि वी ओ के इक्वल है तो हमने यहाँ पे 1 कॉमन लिया है इन दोनों में से, वी ओ, तो वी ओ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे टी है 1/273.15 क्योंकि यहाँ पे भी वी ओ है, तो वी ओ को दोनों ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन लिया तो 1 प्लस टी अपॉन 273.15 आ जाएगा। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द वी टी हियर एज यू कैन सी हियर। Okay, and now moving on with the next related to the Charles law that we have to discuss here is, so here you can see that Vt equals to V0, that is V of O, that is 273, क्योंकि जब उसमें हमने LCM लिया तो 273.15 प्लस T अपॉन 273.15 हो गया। दैट इज एट दिस स्टेज वी डिफाइन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर। इस स्टेज में हम एक न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं सच दैट T डिग्री सेल्सियस ऑन न्यू स्केल इज गिवन एज T इक्वल्स टू 273.15। तो यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं बात करती हूँ तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे न्यू स्केल में T जो है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस प्लस T दिखा रहा है। एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस T0 इज 273.15 हियर, क्योंकि अगर T यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ऑब्वियसली पता है ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी T0 इक्वल्स टू 273.15 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। Now over here this new temperature scale is also called Kelvin temperature scale and absolute temperature scale। ये जो न्यू टेम्परेचर स्केल आई है इसको हम केल्विन टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं या फिर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर स्केल करके पूछे या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल करके पूछे, दोनों ही सिमिलर है वन ऑन अनदर। Now the next point related to this only, thus 0 डिग्री सेल्सियस on a Celsius scale, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस स्केल के बारे में बात करते हैं, that is equals to 273.15 Kelvin at an absolute scale that is also related to the Kelvin temperature scale here. Note that a degree sign is not used while writing the temperature in absolute temperature scale, that is of Kelvin scale. Kelvin scale of a temperature is also called thermodynamic scale, और Kelvin temperature scale जो है उसे हम absolute temperature scale as well as thermodynamic scale भी बोलते हैं of a temperature and is used in all scientific work। और Kelvin temperature scale जो कि हम thermodynamics scale कहते हैं उनको ही हम scientific इसके वर्क में भी यूज़ करते हैं केल्विन स्केल को। Thus we add 273 more precisely 273.15 here। हम 273 के जगह पे हम 273.15 लिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइसली आपका टेम्परेचर गिवन है टू द सेल्सियस टेम्परेचर टू ऑब्टेन द टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। और इसी वजह से हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेफरेंस में, क्योंकि जब हमें केल्विन टेम्परेचर स्केल केल्विन स्केल लेते हैं तो उसके हिसाब से हमें सेल्सियस स्केल को रेफरेंस लेना पड़ता है। इफ़ यू राइट टी टी जबकि आपका टी ऑफ टेम्परेचर है दैट इज 273.15 प्लस टी हियर and T of 0 is 273.15 here in the equation we obtained the relationship that is Vt equals to V of 0 upon T upon T of 0, that is on in all। अगर हम इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा नीचे जाएगा, that is Vt upon Vo that equals to Tt upon To here। And with reference to that we conclude some of the references with respect to the temperature here that we have here is, thus we can write a general it follows that as V2 upon V1 equals to T2 upon T1, that we have is your in the form of P1 V1 equals to P2 V2। तो इस तरह से P sorry this is V1, this will be V, here you can see that P2 T1 V2 equals to T2 V1।
तो इस तरह से है ये इक्वेशन। और इसके बाद आपका आता है V2 अपॉन दैट विल बी V1 एंड इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन ये फॉर्म करेगा। वी कैन राइट द जनरल इक्वेशन दैट इज V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 एंड हेंस वी कैन सी दैट V1 अपॉन T1, अगर हम V1 को ऊपर ले जाते हैं तो V1 अपॉन T1 एंड V2 अपॉन T2 अगर हम बात करेंगे तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे विद रेफरेंस टू हेयर, और ये जो T2 है वो इधर चला जाएगा, तो इट विल बी V1 अपॉन T1 एंड इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 हेयर। V अपॉन टी, क्योंकि V1 है T1 है तो दैट इज ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ओनली, तो V अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द K2। बॉयल्स लॉ में K1 से रिप्रेजेंट किया गया था एंड चार्ल्स लॉ में K2 से रिप्रेजेंट किया गया है कांस्टेंट। दस V इक्वल्स टू K2 T, क्योंकि ये V इक्वल्स टू T1 K T2 है, तो इस तरह से V अपॉन T इक्वल्स टू K2 हो गया। क्योंकि हमको V की वैल्यू चाहिए तो देन T इधर चला जाएगा इन द अदर साइड, V इक्वल्स टू K2 T. This K2 will be the proportionality constant here. Now the value of a constant K2 is determined by the pressure of a gas. ये K2 का जो वैल्यू है वो हम अपने proportionality constant of gas pressure of a gas से निकाल सकते हैं. Its amount and the unit which volume will be expressed in. जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यूनिट होगी, वो आपकी वॉल्यूम जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन वैल्यू होगी. V equals to K2 T is a mathematical expression for the Charles law. ये V equals to K2 upon T जो है वो mathematical expression है about related to the Charles law. Now, what Charles law state that, which state that pressure remaining constant, when pressure is remaining constant, the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. तो basically उन्होंने बोला था कि अगर वॉल्यूम प्रेशर को आप कांस्टेंट कर देते हो तो आपका जो वॉल्यूम होगा फिक्स्ड मास ऑफ गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. What he want to explain and what he states that even though Charles found that for all gases at any given pressure, Charles ने ये देखा और ये find out किया कि at any given pressure graph of volume versus the temperature in Celsius in straight line on extending the zero volume, each line intercept the temperature exist at minus 273.15 डिग्री सेल्सियस. तो चार्ल्स ने ये देखा और उन्होंने रिलेटेड टू द गैस उन्होंने ये चीज़ फाइंड आउट की कि अगर एक गिवन प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम जो है वो रेफरेंस वॉल्यूम जो वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिखाएंगे हम डिग्री सेल्सियस से, वो स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करेगा और इट विल एक्सीड फ्रॉम द जीरो वॉल्यूम ऑल्सो. एंड हर एक लाइन जो होगी उसका एक इंटरसेप्ट टेम्परेचर एक्सिस पे दिखता है at after minus 273.15 degree Celsius. स्लोप्स ऑफ लाइन ऑब्टेन एट डिफरेंट प्रेशर. स्लोप्स ऑफ लाइन जो है वो डिफरेंट प्रेशर पे रिप्रेजेंट करता है एंड डिफरेंट बट एट जीरो वॉल्यूम ऑल द लाइंस मीट एट टेम्परेचर एक्सेस एट minus 273.15 डिग्री सेल्सियस. तो स्लोप जो आपका है वो हर एक डिफरेंट प्रेशर पे आपको डिफरेंट दिखेगा, बट जीरो वॉल्यूम आपको सिर्फ तभी दिखता है जब टेम्परेचर आपका एक्सेस पे minus 273.15 डिग्री सेल्सियस दिखेगा. Now moving on to the next one that we have here is the reference to the Charles law. यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर के रेफरेंस में आपका ग्राफ बना हुआ है. वहाँ पे आपका जो प्रेशर जो 1 होगा वो आपका सबसे कम है, फिर P2 है, फिर P3 है, P4 है. सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो P4 का है. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है लिमिट minus 200 300 minus 200 minus 100 0 and 100. ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, वही वॉल्यूम दिया हुआ है एंड सो. तो जैसे -300 की बात करें तो टेम्परेचर जो था वो आपका और जो आपका वॉल्यूम था वो दोनों ही जीरो पे था. फिर P1 इंक्रीज किया, देन P2, फिर P3 एंड देन P4. तो P4 जो है वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द P1 और P2 P3. ये रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का जहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिखाया गया है. ऑल आर मेकिंग एन स्ट्रेट लाइन हियर. As you can see that each line of a volume versus temperature graph is called isobar. जो भी हर एक लाइन है जो कि आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर वर्सेस ग्राफ दिखा रहा है वो आपका isobars कहलाता है. Observation of the charts can be intercept if we put the volume value of T in the equation as minus 273.50
degrees Celsius, we can see that the volume of a gas at minus 273.15 degrees Celsius will be 0 here. तो बोला गया है कि बेसिकली अगर हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं चार्ल्स लॉ का तो वो इंटरसेप्ट करता है, और वैल्यू ऑफ अगर हम टी की वैल्यू अगर रखते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये देखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस आ रहा है वो भी -273.15 डिग्री सेल्सियस पे जीरो होता है. दिस मीन्स दैट द गैस विल नॉट एग्जिस्ट. इसका मतलब है कि गैस एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस टेम्परेचर पे, एंड इन फैक्ट ऑल द गैसेस गेट लिक्विफाइड बिफोर द टेम्परेचर इज रीच्ड. जैसे ही इस टेम्परेचर पे रीच करता है तो सारी गैसेस जो हैं वो लिक्विफाइड हो जाती हैं. The lowest hypothetical or imaginary temperature at which gases are supposed to occupy zero volume is called absolute zero here. Now, if I'm talking about lowest hypothetical की बात करती हूँ, so where in fact all the gases get liquefied, as I told you, the lowest hypothetical or imaginary temperature की अगर हम बात करते हैं at the which gases are supposed to occupy zero volume will be called absolute zero. तो एक lowest hypothetical और imaginary temperature की अगर हम बात करते हैं तो basically here, so that charge will be supposed to occupy the zero volume, and that is called absolute zero here. Now, with reference to the next that we have here is all gases obey Charles law. हर एक गैस जो होती है वो चार्ल्स लॉ को ओबे करती है at very low pressure and high temperature. तो हर एक गैस जो है वो आपकी चार्ल्स लॉ को ओबे करेगी एक लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे. Okay, so here this we have is related to all the gases that are obey the Charles law, as well as at very low pressure and as well as in the form of a high temperature that it follows. And what that it stands for, the absolute zero, it comes from Charles law only. Question number 2, the next question related to the law that we have, Charles law, that on a ship sailing is Pacific Ocean, a ship जो है वो sail कर रही है Pacific Ocean में, where the temperature is 23.4 degrees Celsius, a balloon is filled with a 2-liter air, and what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degrees Celsius. बेसिकली बोला गया कि शिप सेल कर रही है पैसिफिक ओशन में, उसका टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस है, एक बलून फिल्ड है 2 लीटर एयर का, तो उसमें आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ जो बलून है वो जब आपका शिप जो है वो इंडियन ओशन में पहुंचती है, जबकि वहाँ पे टेम्परेचर उसका 26.1 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा वॉल्यूम आपका बलून का. तो नो वरी अबाउट दैट. V1 आपका 2L है, दैट वी कैन सी हियर, दैट इज हियर, and for that sake the temperature will be 23.4 डिग्री सेल्सियस. 23.4 डिग्री सेल्सियस में है तो हमें कैल्विन में चाहिए, दैट फिर हम 273 इसको जोड़ेंगे कैल्विन में, उन दोनों को ऐड ऑन किया तो 3 + 3 that is 6 and 2 + 7 that is 9, and this 2 will be here point and then 4. तो ये आपका 296.4 कैल्विन मिल गया T1 हमें. दिस विल बी हियर. एंड उसके बाद हम लेंगे T2 के बारे में. तो T2 जो है 26.1 है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट दे हैड गिवन हियर, एंड प्लस क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में हमें कैल्विन में चाहिए 273 ऐड ऑन करेंगे, दोनों को ऐड किया 6 + 3 दैट इज 9 एंड 2 + 7 दैट इज 9 एंड 2 हियर 299.1 कैल्विन विल बी योर T2. अब हमें चाहिए क्या, वी फाइंड इट आउट V2 हियर. V2 हमें निकालने के लिए व्हाट विल बी फॉर्म यूज द फॉर्मूला फ्रॉम द चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V1/T1 = V2/T2. तो V2 हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमें ये जो T2 है वो इसको ऊपर मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा, तभी हमें यहाँ पे V2 की वैल्यू मिल पाएगी. V2 = V1 × T2/T1. V1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ऑफ 2 लीटर, एंड देन ऑफ कोर्स T2 जो हमें पता है दैट इज 299.1 के हियर, एंड ऑफ कोर्स T1 जो हमें पता है वो 296.4 के. So here V2 = 2L that we had put the value here. So according to that we have to solve this, and जब हम इसको solve करेंगे then we will get, इसको हम cancel out करेंगे, and then we will get 2L multiply 1.009, and then हम इसको multiply जब करते हैं then you can see here 1.009 को हम 2 से multiply करेंगे, then we'll get 2 9s are 18, 8 यहाँ 1 carry, 2 0s are 0 and plus 1, 2 0s are 0 and 2 1s are 2, तो that is 2.018 लीटर मिलेगा, तो हमें V2 मिल गया. तो that will be the V2 we have here.
Now, this will be completion of Charles law. Now we'll discuss about the Gay-Lussac law. Gay-Lussac law क्या होता है, that we have to discuss, and that is on the third law, an important law, and that Gay-Lussac law ने जो preferences लिए थे वो pressure और temperature लिया था, वो relationship pressure temperature relationship को explain किया था. इन्होंने ही चार्ल्स के साथ डिस्कस किया था रिलेटेड टू द गैसेस लॉ, रिलेटेड टू द एयर बलून डिस्कशन. तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने उनके साथ भी डिस्कशन किया था, बट इन्होंने यहाँ पे एक अपना खुद का लॉ भी निकाला था जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप को बताता था. सो व्हाट इट सेड इज प्रेशर इज वेल इन्फ्लेटेड टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो प्रेशर इन्होंने कांस्टेंट किया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्रेशर जो है एक वेल इन्फ्लेटेड टायर्स टाइप्स होता है ऑटोमोबाइल का, जो कि कांस्टेंट रह सकता है. बट इन अ हॉट समर डे, अगर हॉट समर डे की बात करते हैं, दिस इंक्रीजेस कंसिडरेबली एंड द टायर मे बर्स्ट इफ प्रेशर इज नॉट एडजस्टेड प्रॉपरली. ड्यूरिंग विंटर्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग वन मे फाइंड अ प्रेशर इन अ टायर्स ऑफ आ. बेसिकली इन्होंने बोला कि प्रेशर जो है वो हम उसको ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में हम उसको कंस्टेंट कर सकते हैं. कंस्टेंट करने का मतलब ये होता है कि लाइक अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और प्रेशर उसको एडजस्ट नहीं किया गया प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली बात है जो टायर होगा वो बर्स्ट हो सकता है. बट अगर उसी केस में हम बात करते हैं विंटर के केस में, तो कोल्ड मॉर्निंग में ये हो सकता है कि हम वहाँ पे प्रेशर देखें उन टायर्स में, बट वी फाइंड इट. So on that on a winter morning, we can say that one vehicle decrease considerably. Pressure आप उसमें decrease देख सकते हैं, but summer day में आप उसका इतना increase हो जाता है कि उसको adjust नहीं किया गया, तो बहुत भी हो सकता है टायर. The mathematical relationship between the pressure and temperature was given by the Joseph Gay-Lussac and is known as Gay-Lussac law here. तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका उन्होंने मैथमेटिकली रिलेशनशिप प्रेशर और टेम्परेचर के रेफरेंस में बताया था, वो जोसेफ गे-लुसाक ने बताया था, और इसी को हम गे-लुसाक लॉ भी बोलते हैं. तो उन्होंने क्या बताया था, इट स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर. तो बेसिकली उन्होंने बोला था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जो होगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. इसका मतलब है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर प्रेशर डाउन होगा तो टेम्परेचर भी डाउन होगा, या इन वाइस वर्सा बोल सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो प्रेशर भी डाउन होगा. तो दैट व्हाट इट डायरेक्टली proportional to each other, pressure and temperature, while having a volume constant. तो P अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट. अब यहाँ पे क्योंकि के हमने बॉयल्स लॉ में K1 कांस्टेंट लिया था, चार्ल्स लॉ में K2 कांस्टेंट लिया था, और यहाँ पे गे-लुसाक लॉ में हमने K3 कांस्टेंट लिया है. तो P अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज ऑफ रिलेटेड टू K3 हियर. This relationship can be derived from the Boyle's law and the Charles law. Pressure versus temperature, Kelvin graph at a constant molar volume. Each line of a graph is called isocourse, और हर एक line of graph जो है वो आपका ऐसे हम isocourse बोलते हैं. So here will be the graph here, as you can see that is a reference to the pressure as well as temperature. Temperature is represented by the Kelvin and pressure is represented by the bar here. So you can see that V1 is less than volume 1, less than V2 and V3, and then of course the V4 having a large volume here. And with reference to that, जब zero temperature था तो सब zero पे थे, pressure भी zero पे था, while it increases. So in a simultaneous way, जैसे कि आपका temperature increase कर रहा है, आपका ग्राफ पे देखिए increase कर रहा है with reference to the pressure है. V1 वाले में जो pressure है वो ज़्यादा है but volume reference में कम है. तो then V2 वाले के लिए देखेंगे pressure कम है, and of course your volume will be also as V2 में प्रेशर जो है वो कम है विद रेफरेंस टू द V1 हियर, एंड V3 में भी प्रेशर कम है विद रेफरेंस टू द V2, V4 में भी प्रेशर कम है विद रेफरेंस टू द V1, V2 एंड V3, एंड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज ऑलमोस्ट होता जा रहा है. ओके, दिस इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग हियर. Now this is a graph that is a pressure versus temperature. Temperature is in Kelvin, and the graph that is isocourse of a gas that has been represented here. So here till here we had discussed about the related to the Boyle gases law, that is of related to the Boyle's law, Charles law, as well as your Gay-Lussac law. Now we'll discuss more further, and the last law that we have to discuss we have here is related to the absolute temperature, as well as the last law that we have to discuss here. Now we'll start discussing that.
The fourth law we have is Avogadro law, and first we had discussed the Boyle's law, second we had discussed the Charles law, and the third we have discussed the Gay-Lussac law, and the fourth law we have Avogadro law. With here that he had done an experiment with reference to the volume and amount relationship. Volume और amount relationship के reference में Avogadro law निकाला गया था, and that is an important law among all, and all are important at once, but this is very important here. Okay, so in related to the Avogadro law, we'll discuss here. In 1811, Italian scientist Amadeo Avogadro tried to combine conclusion of Dalton's atomic theory and Gay-Lussac law of combining volume with this now known as Avogadro law here. Basically 1811 में इटालियन साइंटिस्ट है अमेडियो एवोगाड्रो, उन्होंने ट्राइड किया था कि वो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो उन्होंने कंक्लूजन दिया था वो और जो Gay-Lussac लॉ ने जो आपके वॉल्यूम के कंबाइन करके बताया था, उन दोनों को उन्होंने कंबाइन करके उसके कंक्लूजन को कंबाइन करके निकाला था, जिसको उन्होंने एवोगाड्रो लॉ नाम दिया था। और एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट equal volume of gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। तो एवोगाड्रो लॉ बेसिकली कहता है कि जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, जो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, वो अगर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे रखे जाएं तो उनके पास जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। दिस मीन्स दैट एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड प्रेशर्स रिमेन कांस्टेंट, इनका मतलब ये है कि अगर जब तक टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखा जाएगा, तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, अगर प्रेशर और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है ऑफ द गैस। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अमाउंट ऑफ द गैस मैथमेटिकली कैन बी रिटन हियर इज वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम होगा। where n is the number of moles in of a gases here, okay, that is representing तो v equals to, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, एंड ये कांस्टेंट k4 है। क्योंकि अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, बॉयल्स लॉ में हमने k1 लिया था कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में हमने k2 कांस्टेंट लिया था, Gay-Lussac लॉ में k3 कांस्टेंट लिया था। तो अब हम एवोगाड्रो लॉ में जो लेंगे कांस्टेंट वो k4 कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार लॉ थे गैस लॉ के रिलेटेड, तो ये k4 कांस्टेंट होगा। v equals to volume equals to k4 and that is n is the number of moles of the gases here। The number of molecules in a 1 mole of gas, अगर हम number of molecules की बात करते हैं जो कि 1 mole of gas पे पाए जाते हैं, has been determined to be 6.022 into 10 to the power 23। 6.022 into 10 to the power 23 is known as Avogadro constant। Avogadro constant की value है 6.022 into 10 to the power 23। that you have to learn this because you have to put the value when you are using the Avogadro constant value। Since volume of a gas is directly proportional to the number of molecules, 1 mole of each gas at standard temperature and pressure। तो बेसिकली अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक मोल ऑफ गैस होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसे हम STP बोलते हैं, विल हैव द सेम वॉल्यूम, उसके पास सेम वॉल्यूम होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं तो वो कहता है 273.15 Kelvin is equals to 0 degree Celsius in temperature and 1 bar is exactly 10 to the power 0 Pascal pressure। तो अगर हम 273.15 केल्विन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में उसकी बात करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम वहीं 1 बार की बात कर रहे हैं प्रेशर के रेफरेंस में तो ऑब्वियस बात है वो 10 टू द पावर 0 पास्कल के इक्वल होता है प्रेशर में। These work in defined as so values approximate freezing temperature of water and atmosphere pressure at sea level. At STP, molar values of the ideal gases or combination of ideal gases is be 22.71098 liter mole inverse। अब ये कुछ आपके मोलर और वॉल्यूम्स दिए हुए हैं लीटर्स में, लीटर पर मोल पे, जिसमें सम गैसेस हैविंग अ 273.115 केल्विन एंड 1 बार एट STP। तो यहाँ पे आपका आर्गन का जो है 22.37 है, कार्बन डाइऑक्साइड का वी हैव 22.54, डाइनाइट्रोजन का 22.69, डाइऑक्सीजन का 22.69 सेम, एंड हाइड्रोजन का 22.72, एंड आइडियल गैस की बात करते हैं तो 22.71 वी हैव हियर।
Molar volume in liters per mole of some gases at STP, that we have put 73.15 Kelvin and 1 bar of STP here. Number of moles अगर निकालने हैं गैस के, तो you can calculate n, small n, that is representing the number of moles here, equals to mass, small mass, and that is m, where small m is representing the mass of the gas under the investigation. So this is all mass of the gas, and this is capital M representing the molar mass. What is representing here, V equals to K4 M, K4 जो आपका था, that is K4 M upon M, that is capital here, and this small m is representing the mass of gas, and this representing the molar mass. An equation can be rearranged as in the following: capital M equals to K4 M upon M V equals to K4 D का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम के जगह पे हमने D लिखा है, K4 M, that is the same formula here. Here D is the density of the gas. We can conclude from the equation of the density of a gas is directly proportional to its molar mass that we had representing here. In the reference to this, a gas that follows the Boyle's law, Charles law, and Avogadro law strictly is called as an ideal gases, and such gases is hypothetical. It is assumed that the intermolecular forces has been present between the molecules of a gas, of an ideal gas basically. Real gases follows these law only under the certain specific conditions when the forces of the attractions are practically negligible. In another situation, you can see that these deviations of the gases of ideal behavior, that later that we'll discuss about the deviations of these gases of the ideal. Later we'll discuss this, but this is an important class where we had discussed about the gases law. That the first gas law we had discussed about is Boyle's law, and the second one we had discussed is Charles law, and the third one we have discussed the Gay-Lussac law, and the fourth one we have discussed about the Avogadro law. These were the four gases law, and this were the important as well as, and this has been asked many times in the examination as well. This is an important lecture. You can like, share, and subscribe our channel. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share, and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. Thank you.